Today we are going to learn statistics, the basics of statistics, whatever you are going to use in your professional arena, right? आप as an entrepreneur, as a professional, आप कुछ भी करते हो, आपको statistics की एक basic knowledge पता होनी चाहिए. देखिए, एक छोटा सा मैं एक definition है, बहुत अच्छे अच्छे mathematicians और experts ने उन्होंने दिया था. If a knowledge you cannot measure in terms of numbers, that means that knowledge is vague. According to him, according to Kelvin actually, he told that everything should be measured in terms of numbers. Numerically एक measure होना चाहिए हर knowledge का, जो भी चीजों की जानकारी हमारे पास है, जो भी information है, उसको हमें numericals में present करना आना चाहिए. और क्या है ना, जब आप एंटरप्रेन्योर बन रहे हो या आप एक प्रोफेशनल बन रहे हो, आप एक बिजनेस को हैंडल करो. बेसिकली दिस इज रिक्वायर्ड फॉर एनी फील्ड. स्टैटिस्टिक्स इज अ फील्ड व्हिच इज एप्लीकेबल, और दिस स्टडीज स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस रादर, क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियरली कॉज एंड इफेक्ट समझ में आता है कि किस चीज का क्या रीजन है, क्या इफेक्ट है, हमें क्लियर समझ में आता है. तो ये नॉर्मली क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स हमें क्लियर हर, आप कोई भी अरेना में काम करो, आप मार्केटिंग में काम करो, रिसर्च में काम करो, आप एक एंटरप्रेन्योर, आप एक बिजनेस लीडर हो, कोच हो, या आप एक डॉक्टर. हमने मेडिकल साइंस में भी, या आप समझ लो ये जो एमबीए हमारे हॉस्पिटल मैनेजमेंट वगैरह में, वहाँ पे बायोस्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट है. तो आप समझ सकते हो कि स्टैटिस्टिक्स इज रिक्वायर्ड फॉर एनीवन, हर कोई के लिए जरूरत है. तो नॉर्मली हमारा स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस. Also funda, statistics is a science, we all know that it is a science which has to do with the what. Science तो है, हमें समझ में आया. उसका काम क्या है? उसका मेन काम है कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ फैक्ट of a numerical nature. Yes. Okay. Analysis of facts. Analysis of what? Of facts. Numerical nature. Numerical nature. You said is data. आप क्लियरली डेटा बोल दे रहे हो, बट मैं इसको नंबर्स में रिप्रेजेंट कर रही हूँ. ठीक है ना? सो स्टैटिस्टिक्स इज एक्चुअली अ साइंस दैट इज रिलेटेड विद, और इट हैज गॉट फंक्शंस विद कलेक्शन. तो इसका फर्स्ट स्टेप कहाँ से स्टार्ट होता है? विद कलेक्शन. आपको कलेक्ट करना होता है डेटा, देन यू क्लासिफाई दोस डेटा, देन एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स. देखो, हमने सिर्फ कलेक्शन किया या सॉरी क्लासिफाई किया, उसका क्या फायदा? हमें तो क्लियर समझना है कि उसको, उसके हम डेटा एनालिसिस किस तरीके से करेंगे, इंटरप्रेट किस तरीके से करेंगे, ये हमें देखना है. सो दैट इज व्हाट स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट, राइट? नाउ statistics can be described in two ways. First is descriptive statistics. आपने पढ़ा होगा, ये शायद आप लोग क्लास 11-12 में इसको पढ़े होंगे. एक है descriptive statistics और एक है inferential statistics, right? Descriptive statistics मतलब क्या है? It summarizes all the data samples, information that characterize the whole data. It actually represents the presentation part. Describe correct. Descriptive statistics मतलब क्या? It is describing or presenting the data. Presentation of the data in a manner which we will be able to use, like data, tables, chart, graph, means any way of presentation. Descriptive statistics is all about how we are presenting the data, right? And inferential statistics. What is inferential? It is drawing a generalization. Generalization का मतलब क्या होता है? आप वहां से inferences निकाल रहे हो. हाँ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ. Like आपने डिस्क्राइब किया, पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज किया, और मैंने एक फिगर को इस तरह, जैसे मैं दिखा रही हूँ, डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स जो हैं, उसके नंबर्स जो है वो हमारे पास एडमिशन दिन पर दिन बढ़ रहे. मे बी आपके लॉकडाउन फेज में नौकरियां अभी घट रही होंगी, लेकिन हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स की जो नंबर्स हैं वो ऐड होते जा रहे हैं. हमारे पास स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं, राइट? तो ये मैंने ऐसे दिखाया डेटा. दिस इज माई प्रेजेंटेशन, जस्ट मैंने प्रेजेंटेशन दिया. अभी आप जनरलाइजेशन, इससे क्या इन्फ्लुएंसेस निकालोगे? दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिशन इज इंक्रीजिंग.
हम ये फिगर देखकर, इस डेटा को देखकर मैं आराम से इन्फ्रेंसेस या जनरलाइजेशन एक मैं निकाल सकती हूँ ना, एजम्पशन, कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इतने इसका मतलब एवरीडे ग्रो हो रहे हैं स्टूडेंट्स। ग्रो हो रहे हैं। यस, वेरी गुड। तो ये हमें, ये हो गया इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जो हमारा बेसिक काम है, मतलब एनालिसिस ऑफ द फैक्ट्स फ्रॉम द न्यूमेरिकल नेचर दैट वी हैव टू अल्टीमेटली डू, राइट? Now, let us discuss about few definitions of statistics. We all have studied this, but again, I'm repeating. First is population. What is a population? A population is a complete collection of all elements in a statistical problem. Population क्या है? Population, अगर मैं ये एग्जांपल देती हूँ, ये एक एरिया है, यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितने हमारे पास मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, लाइक मैं स्टडी कर रही हूँ नंबर ऑफ एमबीए स्टूडेंट्स इन दिस एरिया। तो ये जो एंटायर एरिया है, एंटायर एरिया, the set of elements, total set of elements under study, this is my entire population। ये मेरे इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इतने नंबर ऑफ एमबीए स्टूडेंट्स हैं इन अ सोसाइटी, ठीक है? ये हो गया हमारा पॉपुलेशन। अभी इससे हम एक सैंपल भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने इतने लोगों को ले लिया, 10 लोगों को ले लिया, ये हमारे पास 100 लोग हैं और इनमें से 10 लोगों को मैंने निकाल लिया। सो ये जो सैंपल है, सैंपल क्या होता है? सैंपल रिप्रेजेंट्स ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल और फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। सो सैंपल इज नथिंग अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। यही हुआ ना? सैंपल इज जस्ट अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। देखो, हम लोग जितना भी अच्छा एक्यूरेट सैंपल कलेक्ट करें, क्योंकि हम रैंडम सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ बायसनेस आ ही जाती है। आप रैंडमली सिलेक्ट करो या किसी भी तरीके से कोई भी वे आप सिलेक्ट करो सैम्पलिंग की, कुछ ना कुछ एक सैम्पलिंग एरर हमारे पास आ ही जाता है, क्योंकि वी नेवर नो कि ये जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन किस तरीके का, मिक्स पॉपुलेशन है या होमोजेनियस पॉपुलेशन है, हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन है, किस तरह का पॉपुलेशन है। क्योंकि हमने तो ये एज्यूम किया कि ये जो पॉपुलेशन है 100 स्टूडेंट्स की, उसमें से मैंने 10 को लिया, तो ये 10 जो है 10 में ऑलमोस्ट इनकी कैटेगरी मैच करती है। जैसे मैंने ये कन्वीनियंट सैम्पलिंग की, मेरे लिए कन्वीनियंट है, मैंने एक साइड से ले लिया, दिस इज कन्वीनियंट सैम्पलिंग, तो मैंने जस्ट यहाँ साइड से ले लिया। तो क्या अब इनमें से ये सारे कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट करते होंगे, ऐसा तो कोई बात नहीं है। वो जरूरी नहीं है, वो चीज जरूरी नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ बायसनेस आ जाती है। सो वी ऑलवेज फाइंड सम सैम्पलिंग एरर, इसलिए हम लोग उसको सैम्पलिंग एरर भी बोलते हैं। तो हमें पॉपुलेशन समझ में आया। व्हाट इज पॉपुलेशन? Population is the entire collection of all the elements in a statistical problem. So once we are describing about all the elements whom we are actually observing or whom we are studying, that is the population. ठीक है? इसके बाद पॉपुलेशन के बाद वाला सेकेंड जो पॉइंट डेफिनेशन है, दैट इज सेंसस। सेंसस किसको बोलते हैं हम लोग? सेंसस एक प्रोसेस है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन फ्रॉम एवरी एलिमेंट इन अ पॉपुलेशन। अब सेंसस में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पॉपुलेशन में, मैंने जैसे पॉपुलेशन दिखाया था, पे बहुत सारे एमबीए स्टूडेंट्स थे, तो जब हम सेंसस इज अ प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन, जहाँ पे हम लोग ईच एंड एवरी एलिमेंट, जितने लोग हैं ना, हर कोई से हम लोग डेटा लेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग सेंसस। समझ आया? अच्छा, मतलब अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग से डेटा ले रहा है। यस, 100 लोगों से इंडिविजुअली हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे, दैट इज सेंसस। जैसे हमारा होता है ना पॉपुलेशन सेंसस, हमारा जो पॉपुलेशन निकलता है, पॉपुलेशन सर्वे कैसे होता है, हर एक जन के घर हर एक घर जाके वो होता है। बिल्कुल, हाँ, इसलिए उसको उसका नाम ही सेंसस पड़ गया। ओके, ठीक है? अब हो गया सैंपल। हमने सैंपल का डेफिनेशन अभी पढ़ा, दैट सैंपल इज जस्ट सब कलेक्शन ऑफ द डेटा फ्रॉम द पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन का एक पार्ट जब हम ले रहे हैं, वही हो गया ना सैंपल। ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं पैरामीटर। What is a parameter? Parameter is a numerical measurement that describes the characteristics of a population. Parameter क्या है? Actually, it's a numerical measurement. ये आपको numerically define करता है the characteristic. Parameter is actually defining the characteristic कि ये parameter होने चाहिए। मुझे अगर अपने डेटा कलेक्ट करने हैं तो उस डेटा में ये चीजें, like I am collecting a data, I am collecting a sample of only those students who have got
मोर देन 80%, जिनके 80% Okay. ज्यादा है हम उनको ही कलेक्ट करें, उनकी Oh, डेटा so को। that is parameters. That is parameter. Yes, that's a numerical measurement where a proper characteristics has been described. ठीक है? Okay. जैसे लाइक एक पॉपुलेशन को एज ग्रुप में डिवाइड कर देंगे तो वो भी पैरामीटर्स हो गया फिर मतलब। बिल्कुल, आप अगर एज ग्रुप में डिफाइन करें तो वो एक पैरामीटर हो गया। ओके अभी statistics is a numerical measurement that describe the characteristic of a sample. So now we can ultimately describe statistics as a numerical measurement. तो हमने अगर whole statistics को define करना है तो what is statistics? Statistics is a numerical measurement that describe the characteristics of a sample. So ये पूरे sample का characteristic describe कर रहा है, वही हो गया हमारा statistics. ठीक है? मैं जैसे एक आप लोग को एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। एग्जाम्पल ए, जैसे कोई एनडीटीवी ने एक सर्वे कंडक्ट किया कि 2500 वोटर्स का एक सर्वे किया, ठीक है। उन लोगों ने 2500 वोटर्स के पास जा जाकर उन लोगों ने स्टडी किया कि भाई कितने लोग एनडीए में हैं और कितने लोग उसके अगेंस्ट हैं। मिस्टर एक्स आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन एंड इट्स पैरामीटर, द सैंपल एंड इट्स इन्फरेंसेस ऑफ द इंटरेस्ट इन द सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन क्या हो गया, जब मिस्टर एक्स जो एनडीटीवी के सर्वेयर हैं उन्होंने जा के कलेक्ट किया, तो ये जो 2500 एलिजिबल वोटर्स हैं वो क्या हो गया, वो हमारा पॉपुलेशन हो गया, पॉपुलेशन हो गया, सेंसस हो गया। एनडीटीवी जो घर घर जाकर प्रोसेस में घूम रही है वो हो गया सेंसस। सैंपल, उनमें से कुछ वोटर्स को हमने निकाला जो जो फेवर में एनडीए के वोट कर रहे हो, जो कुछ अनफेवर में वोट कर रहे हैं, राइट। नाउ द पॉपुलेशन पैरामीटर, पैरामीटर क्या है पॉपुलेशन पैरामीटर, कि भाई कि वो कौन उसको वोट कर रहा है या जो एलिजिबल वोटर, एलिजिबल वोटर जो भी 18 साल से ऊपर के हैं, हम तो उनको ही देखेंगे ना, जो 18 साल के ऊपर के नहीं है उसको तो हम देख के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सो स्टैटिस्टिक्स क्या हो गई टोटल, द इन्फरेंसेस ऑफ ऑल दिस, आप सारी चीजों का न्यूमेरिकल एक मेजरमेंट ले लो तो यही हो गई स्टैटिस्टिक्स। तो एनडीटीवी ने जो ये प्रोसेस यूज किया जिसके द्वारा वो एलिजिबल वोटर्स का एक डिस्क्राइब कर सकते हैं डेटा कि कितने लोग उसके फेवर में हैं और कितने लोग उसके फेवर में नहीं है, ये सारा प्रोसेस हो गया हमारा स्टैटिस्टिक्स। ठीक है ना। अभी देखो इसके बाद आता है हमारा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। सेकेंड जो चीज है दैट इज अबाउट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा हमें पता है कि क्वांटिटेटिव डेटा दैट कैन बी इजीली, दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। हम लोग जो ये क्वांटिटेटिव रूप में, हम लोग क्वांटिटेटिव वे में मेजर कर सकते हैं। हाँ, मतलब लाइक कितना ज्यादा रिस्पॉन्सेज आया उतना बेटर, कितना ज्यादा नहीं, एकदम स्पेसिफिक नंबर्स में। अच्छा, मतलब आपका 80%, 90%, 60%, whenever we are able to express in numbers, that is quantitative। आप बिल्कुल एकदम स्पेसिफिक नंबर्स में 500 स्टूडेंट बढ़े, 200 स्टूडेंट बढ़े, that is quantitative। बट क्वालिटेटिव डेटा विच कैन नॉट बी इजीली एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, वो आपके, आप क्या बता सकते हो, हाँ द एवरेज परफॉर्मेंस इज गुड। सो इफ आई वांट टू से दिस इन क्वालिटेटिव टर्म्स, आई विल से दैट द एडमिशन रेट इज गुड, इट्स गोइंग हाई, सो दैट इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। But once I say that the increase is almost 200%, that is quantitative. Okay. Right? अभी देखो हमारे जो ये statistical applications है in business में, what is the statistical application? ये जो हम लोग statistics को पढ़ रहे हैं, इसको business arena में हम लोग किस तरीके से हम लोग use करने वाले हैं statistics के concept को। तो हम लोग देखेंगे बहुत सारे जगहों पर इसको use करना है हमें। जैसे आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट ले लो, मार्केटिंग मैनेजमेंट ले लो या ऑपरेशनल मैनेजमेंट, सभी जगह पर हमें स्टैटिस्टिक्स की जरूरत आने वाली है। लाइक आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ले लो, आप कैपिटल बजटिंग हो या कैपिटल स्ट्रक्चरिंग हो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो, ठीक है, एनीवेयर स्टॉक एंड बॉन्ड वैल्यूएशन हो, कैपिटल मार्केट हो, एक्सेट्रा, आप सभी जगह पर देखो स्टैटिस्टिक्स का यूज आने वाला है। ठीक है। The capital budgeting process often requires to forecast the future revenue and operation for judging the feasibility of the project. कभी-कभी हमें क्या होता है, ये जो कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस है, हम लोग को फ्यूचर रेवेन्यू को जनरेट करने की जरूरत होती है। तो वो फ्यूचर रेवेन्यू क्या हो सकता है उसको फोरकास्ट करने की जरूरत होती है। तो उसी वजह से हमें वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का, अगर हम लास्ट 6 मंथ का डेटा स्टडी करते हैं तो हम फोरकास्ट कर पाते हैं। प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड फॉर द पर्पस, हम लोग प्रोबेबिलिटी को यूज करेंगे। ठीक है।
For capital structuring process, we often require to value the bonds and stock based on the future or past statistic. जैसे हमारा कैपिटल स्ट्रक्चरिंग प्रोसेस है, हमें कैपिटल स्ट्रक्चर देखना है कि हमारे पास कितने डेट हैं, कितनी इक्विटी है. कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? जैसे हमारे बिजनेस का कैपिटल कितना है, ओन्ड कैपिटल कितना है, कितना हमने बाहर से फंडिंग की है. ये जब कैपिटल स्ट्रक्चरिंग जब मैं फाइनेंस पढ़ाऊंगी तब मैं अच्छे से समझाऊंगी. तो मेनली आप देख लो वहां पे भी स्टैटिस्टिक्स की हमें जरूरत है. Similarly, we use statistics in working capital management to choose optimal short-term financing. This can be used to reveal long-term trends and seasonal variation in sales, expenses, incomes, valuation of stock. आप देखो statistics का बहुत ज्यादा implication है आपके business के हर एक एरिया, ठीक है? तो ये एक basic introduction था कि how we are going to use statistics in our business application. Now we are starting with the frequency distribution. अब देखो हमारा frequency distribution. This is the first topic we are going to read. What is frequency distribution? हमारा frequency distribution क्या है? देखो normally frequency का मतलब क्या होता है? कितनी बार repetition, कितनी बार repeat हुआ, बोलते हैं ना frequency. The frequencies of जैसे बोलते हैं frequencies of having a fever, frequencies of having पॉजिटिव केसेस ऑफ कोविड. आप तो न्यूज में सुन के ये मुंह में कोविड ही आता बार बार. तो कितनी व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, मतलब बार बार एवरी टाइम द सेम न्यूज. जब भी न्यूज चैनल ओपन करो यही दिख रहा है. तो एग्जांपल्स भी उसके ही आ रहे हैं. तो ये हो रहा है. तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, कितनी बार, द नंबर ऑफ टाइम इट इज कमिंग, द रिपीटेशन. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या दिखाती है हमें? अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन falling into each of the several ranges of data point. यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे several ranges रहती है, several ranges of data points, और उसमें हमें देखना पड़ता है कि एक ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हो रही है, ठीक है? उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. This arrangement is done through preparation of a frequency distribution table. So we'll be arranging the frequency distribution table, ग्राफ और बहुत पॉसिबल डिफरेंट टाइप है जो हम लोग स्टडी करेंगे. Computing the frequency of a score is simply a matter of counting the number of times that score appears in a set of data. मतलब एक सेट ऑफ डेटा में कितनी बार एक डेटा रिपीट हो रहा है उसको ही हम लोग बोलते हैं, ठीक है? देखिए इसमें जैसे हमें डेटा को अरेंज करना है, अरेंजमेंट्स ऑफ डेटा क्या होता है, हमारे पास जैसे एक रॉ डेटा है, उस रॉ डेटा को हम लोग क्या करते हैं, उसको अरेंज करते हैं प्रॉपर्ली. तो इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वुड हेल्प अस. कैसे हेल्प करेगा? जैसे मैं एग्जांपल आप लोग को दे रही हूँ. एक एग्जांपल है रॉ डेटा का, ठीक है, ऑफ अ लार्ज इंजीनियरिंग कंपनीज ऑफ 20 days इज गिवन बिलो. यहाँ पे आपका एक इंजीनियरिंग कंपनीज का दिया है, देखो 14, 8, 23, 31, 26, 5, 11, 29, 46, 32, 28, 12, 36, 8, 9, 16, 42, 30, 9 and 22. ये एक रॉ डेटा है. दिस इज एग्जांपल ऑफ अ रॉ डेटा इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स इन लैख. ये मतलब ये एक कंपनी का सेल्स फिगर्स दिया हुआ है इन लाख ऑफ अ लार्ज इंजीनियरिंग कंपनी फॉर द 20 days. ये लास्ट 20 दिनों का ये डेटा दिया हुआ है इतने सारे सेल्स में, जैसे 14 लाख, 8 लाख, 23 लाख. दिस इज अ रॉ डेटा. अब इसका फिलहाल तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, राइट? Until unless we arrange in a proper data. So ultimately we have to arrange this in a proper manner. So one cannot say, abhi from this we cannot say that what is the sales in between 20 and 30 lakh or what is the minimum and maximum sale. हमें यहाँ पर बहुत मुश्किल है समझना कि हमारे कितने से कितने लाख तक का सेल्स हुआ है और कितनी फ्रीक्वेंसी है, कुछ भी हमें समझ में नहीं आ रहा है. यहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना. तो हम लोग अगर इस डेटा को इस तरीके से अरेंज करके सजा लें, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, छोटा सा ही डेटा है इसलिए मैं यहीं पे दिखा ले रही हूँ. जैसे इफ आई वांटेड टू से दैट दिस इज सेल्स, आप यहाँ पर लिखो सेल्स. ये लिखा हमने सेल्स इन लैख. यहाँ पे हम लोग टैली मार्क करते हैं. ये आप लोगों ने किया होगा क्लास 10 में टैली मार्क.
और फिर हम यहाँ फ्रीक्वेंसी करते हैं। टैली मार्क क्या करता है, हमें इजी कर देता है, प्रोसेस को दिखाने में और काउंटिंग करने में हमारे लिए इजी होती है, राइट। फ्रीक्वेंसी टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी मतलब वो सेम ही रहता है। 1 to 10 लाख मैंने दिखाया सेल्स, 11 to 20 लाख, 21 to 30 लाख, 31 to 40 लाख, 41 to 50 लाख, ठीक है। यहाँ पे देखो टैली मार्क, मैं यहाँ कैलकुलेट करूंगी कि 1 से 10 तक में कितने लाख हैं। अब देखो 1 से 10 में अगर मैं कैलकुलेट करूं 1 2 देन 3 4 5 तो हम कैसे दिखाएंगे 1 2 3 4 और स्लैश, यस 5। तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आई 5। अब 11 से 20 में हमारा कितना है, देखो 11 से 20 में कितने डेटा आ रहे हैं 1 2 4 4, यस। तो हम कैसे दिखाएंगे 1 2 3 4, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई फ्रीक्वेंसी 4, 4, ठीक है। नाउ अगेन 21 से 30 में हमारे कितने हैं 1 2 3 4 5 इसमें भी 5 आ गया 1 2 3 4 5, हम लोग यहाँ पे 5 दिखा रहे हैं, ठीक है। अब 31 to 40 में कैलकुलेट करो कितने हैं। तो मैम उसमें 6 होंगे 21 to 30 में, 30 को काउंट करना भूल गए थे। ओ 6 होंगे, ठीक है, इसको मैं 6 कर दे रही हूँ। 31 to 40 देखो 1 1 2 3 3 3 है 1 2 3, तो हम राइटिंग हियर एज 3। अगेन 41 to 50 में कितने हैं 2 2, तो हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई, हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी इज 20। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं समेशन ऑफ f इज इक्वल्स टू 20 एंड दिस इज द अरेंजमेंट्स ऑफ डेटा। तो ये जो एक रॉ डेटा था ऑफ प्रॉफिट, टोटल एक प्रॉफिट, एक कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी का डेटा हमारे पास जो ये रॉ डेटा था, ये रॉ डेटा कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और कुछ भी यूज का भी नहीं था हमारे लिए। But once we use this data or once we arrange this data in a proper manner, now we are able to inference or we are able to analyze the data in a proper manner कि भाई 1 से 10 लाख में कितनी बार फ्रीक्वेंसी है, कितनी सेल्स हुई है, तो इट इज 5। 11 to 20 में कितनी है 4 है, तो दिस मेक्स सेंस हमारे लिए। तो आप समझ ही पा रहे हो कि स्टैटिस्टिक्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारे लिए, isn't it? ये समझ में आ रहा है। इसके बाद देखो हम लोग को ये जो क्लास इंटरवल, हम लोग जो फ्रीक्वेंसी करते हैं, फ्रीक्वेंसी जब निकालते हैं तो हमें इसमें सबसे पहली चीज क्या आ गई, हमें ये चीज देखना होता है कि हमारा क्लास इंटरवल, हमें क्लास इंटरवल को समझने की जरूरत होती है फर्स्ट में, क्योंकि हम लोग क्लास इंटरवल ही ड्रॉ करते हैं, राइट। फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द क्लास इंटरवल। Class interval में the number of classes should be usually between 6 and 15. The classes must be both mutually exclusive and all inclusive. देखो दो चीज होता है, mutually exclusive and all inclusive, दो तरह का ही हमारा क्लास इंटरवल में इंक्लूडिंग होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, the classes must be selected such an item cannot fall into two classes. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या हो रहा है, एक आइटम जो वो दोनों जगह पर नहीं आएगा, ये चीज हमें जानना है। दैट एन आइटम विल नॉट फॉल अंडर टू कैटेगरीज एंड ऑल इंक्लूसिव क्लासेस आर क्लासेस दैट टुगेदर कंटेन ऑल द डेटा। जैसे आप यहाँ पर देखो हमने जो लिया वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था, क्योंकि हमने जैसे लिया 1 to 10, फिर हमने लिया 11 to 20, सो दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहाँ पे देखो 11 जो है वो नेक्स्ट में ही आया, यहाँ पर नहीं आया, आया क्या
तो वही बता रहे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स दैट द क्लास मस्ट बी selected, such an item cannot fall into two category, two classes. ये दो classes में नहीं आ सकती, ठीक है? And all inclusive classes are classes that together contain all the data. अब यहाँ पर ये all inclusive में जो हम लोग बनाते हैं frequency range ऐसी होती है 1 to 10, 10 to 20, हाँ, तो 20 to 30. तो इसमें क्या हो रहा है, ये दो बार रिपीट हो जा रही है ऑल इंक्लूसिव में. वो जो डेटा है 10 और 11 वाला जो डेटा है वो तो दो बार रिपीट हो जाएगी ना. 10 वाला डेटा ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, तो इसी वजह से. Now, when all intervals are to be of the same width, the following rule may be used to find the required class interval width. अब हम लोग कैसे निकालेंगे required class interval width? Second step जो है हमारा required class interval width निकालने के लिए we will follow the second step. What is it? Width is equals to L minus S total divided by N. अब देखो L मतलब क्या है? L is the largest data, S is the smallest data, and N is the number of classes. Number of classes. Yes, बिल्कुल. तो इससे हमारा class width पता चल जाएगा, ठीक है? जैसे एक डेटा दिया है, for example, if we have a frequency distribution of 12,000, 20,000, 15,000, 21,000 and 6,000, 60,000, तो हम लोग किस तरीके से इसको निकालेंगे? तो हम लोग यहाँ पर देखो, हम लोग यहाँ पर निकालेंगे द लार्जेस्ट डेटा. देखो मैं एक एग्जांपल देकर दिखा दे रही हूँ. यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है, सपोज डेटा इज गिवन लाइक 12,000, 20,000, ठीक है. इसके बाद है 15,000, फिर आपका 21,000, फिर है 2 and then 60. We take first interval as less than 5,000 and last interval as 20,000. अब देखो यहाँ पे हम लोग कैसे लेंगे इसको, विथ जो हमें लेना है किस तरह, यहाँ पे हमारा जो क्या है रेंज किस तरीके से आ रहा है 12,000 है, 20,000 है, 15,000 है, 21,000 है, 2,000 है एंड 60,000, राइट. इस तरीके से है. तो हम लोग ये जो इंटरवल हम लोग लेंगे किससे, विथ जो है हम लोग का कैसे होगा क्लास विथ किस तरीके से. तो इसमें लार्जेस्ट डेटा क्या है 60,000, 60 माइनस स्मॉलेस्ट डेटा 2,000, 2,000 डिवाइडेड बाय n. मैं 1000 ऐसे ही लिख रही हूँ, 0 नहीं दे रही हूँ, ठीक है. n कितना है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 6. तो क्या आएगा हमारा विथ, क्या आएगा 60,000 minus 2,000 would be 8. by नहीं 8 नहीं 60,000 minus 2,000, 58. 58 divided by 6 will be 9,000 something. 9,000 समथिंग हमारा विथ आएगा 9,000 समथिंग कुछ आएगा, इसको 9,000 ले लो, ठीक है. तो हमारा जो फर्स्ट इंटरवल होगा इट शुड बी, हम लोग जो फर्स्ट स्टार्टिंग करेंगे वी विल स्टार्ट फ्रॉम 2,000 to 5,000, फिर नेक्स्ट हम लोग 6,000 से आगे ले सकते हैं. इस तरीके से ये रेंज हम लोग ले सकते हैं, या हम लोग विथ सिंपली ऐसे ले सकते हैं 2,000 to 10,000, इस तरीके से 2 to 10, देन 11 to 20. तो हम लोग 9,000 का विथ रेंज हम लोग ले सकते हैं इसमें. ओके, ठीक है, ये इसलिए हम लोग को ये दिया गया है. Now there are certain points that we need to remember while preparing the frequency distribution. Every item of the data or data point should be included in one and only one class, and the lowest should be included in the first class and the highest in the last class. ये हमें पता है कि जब भी हम लोग डेटा को ले रहे हैं we are taking all the data, so this is important while preparing the frequency distribution. Whenever we are taking the frequency distribution ना, हम लोग जब भी ये frequency distribution table draw कर रहे हैं या frequency पे काम कर रहे हैं हम लोग, तो हमें ध्यान देना है
कि जितने भी हमारे हैं फ्रीक्वेंसीज या जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं, एवरी डेटा शुड बी इंक्लूडेड, सारे डेटा को हमें लेना है, राइट? द लोएस्ट डेटा, द स्मॉलेस्ट डेटा इन, स्मॉलेस्ट डेटा एकदम स्टार्टिंग में लेना होता है, शुड बी इंक्लूडेड इन वन, आप एकदम इनिशियल लोगे ना, इनिशियल में, और लार्जेस्ट डेटा एकदम एंड में, एकदम लार्जेस्ट डेटा इन एंड, इस तरीके से हमको लेना है, ठीक है? Again, types of classes where the upper limit of one class equals the lower limit of the next class are called exclusive classes, because the upper limit of a class is excluded from the class. यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी ने upper limit of one class equals the lower limit of the next class, ठीक है? ये भी होता है कि upper limit of a class, ऊपर का upper limit है, नीचे का lower limit होगा. That forms the exclusive class because the upper limit of a class is excluded from the class. Normal सी बात, upper limit वहां से exclude हो जा रहा है, जो हमने यहाँ 1 to 10, 11 to 20 दिखाया था. Class interval should be of same length to the extent possible. जो हमारा class interval रहेगा, like 1 to 10, 10 to 20 या 1 to 10, 11 to 20, जो भी हमारा range है, वो हमारा same रहेगा. Class interval should be same. Number of classes can be the square root of a total number of frequency. आपके कितने number of classes हैं, that can also come by the square root of total number of frequency. जैसे हम लोग यहाँ पर दिखाए, हमारा कितना number of frequencies हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 6 हुआ ना, तो square root of 6 would be 36. हाँ, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि number of classes can be the square root of total number of frequency. आप 36 में इसको डिवाइड कर सकते हो. ओके, ठीक है? ये था हमारा अरेंजमेंट ऑफ डेटा फ्रीक्वेंसी का टेबल जो हम लोग ड्रॉ करते हैं. इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे द ग्राफिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन.